हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं फिर से लाइव हुआ हूं अपने लाइव होने की ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। और आज हम फिर से बहुत सारी रोचक बातें यहाँ पर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके भाग्य में आपके लिए क्या है। तो मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं पंकज अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत। शिव शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। अलका चंदन दीदी जुड़ गई हैं घाना से, बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। सार्थक खन्ना जी, हरे कृष्णा। तो आज फिर से हम ज्योतिष के उन पहलुओं को, उन चीजों को आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपने अपने पूरे जीवन में कभी भी सुने नहीं होंगे। ये नई शोध है, ये नई रिसर्च है, नई डेवलपमेंट है। तो मैं हमेशा की तरह जैसे आपको कहता हूं कि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। देखिए, अभी मैंने कल ही एक जेमस्टोन्स के ऊपर एक सीरीज शुरू की है। उसी श्रृंखला को आज मैं आगे बढ़ाता हुआ कुछ नई चीजें एब्सोल्युटली लॉजिकल एंड साइंटिफिकल वे से आपको मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा हमेशा ये प्रयत्न रहता है कि मैं आपके जीवन में चेंजेस ला सकूं और पॉजिटिव चेंजेस ला सकूं आपके जीवन में। और अगर भगवान आप पर कृपा करें और मेरी थोड़ी सी गाइडेंस अगर आपको मिल जाए तो वो जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं आपका जीवन बदलेगा, तो मुझे भी बहुत सी दुआएं मिलेंगी। तो मेरा यही एम है। इसी एम के साथ मैं ज्योतिष में जो है अपना जीवन मैंने शुरू किया, करियर शुरू किया, पढ़ाई की, मेहनत की और आप सबके सामने ढेर सारा प्यार लेकर रोज आ जाता हूं। देखिए, आज ज्योतिष की, देखिए बहुत से मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं जो मुझे कह देते हैं आते ही शेयर सर, जैसे शिव शर्मा जी ने कह दिया शेयर। तो मैं चाहूंगा कि आप ग्रुप्स में अपने इस वीडियो को, लाइव वीडियो को आप अपने ग्रुप्स में शेयर करें, तो उससे जो है बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम ज्योतिष की रोचक और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को बहुत से लोगों के पास पहुंचा सकेंगे। सो देखिए, आज फिर से हम जेमस्टोन्स के बारे में बात करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे कि मेष लगन के अंदर, देखिए आपको 12 लग्नों की कुंडलियां आपके सामने होती हैं। आज का जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा कि मेष लगन में कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन से रत्न किन कंडीशंस में डिस्कार्ड करने चाहिए। ये सारी चीजें विद एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और अगर 12 लग्नों को हम कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 30 to 40% आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि अगर आपने अपने जीवन में कोई रत्न धारण किया हुआ है तो उसके पीछे रीजन क्या है और आपको किस प्रकार के वो रिजल्ट आपके जीवन में दे रहा है। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं, मेष लगन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, बिफोर आई स्टार्ट द डिस्कशन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर एक ग्रह का एक रत्न होता है, केमिकल फॉर्मेशन होती है। देखिए, जैसे हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है, इसी प्रकार जो धरती है उन 5 तत्वों में से जो कॉम्बिनेशंस निकलते हैं वो जो कॉम्बिनेशन पर्टिकुलर प्लैनेट की रेज की वजह से हमारे धरती पर बनते हैं, उस पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड को रत्न कहा जाता है। राइट, सो दिस इज द साइंटिफिक डेफिनेशन। तो जहां पर बुध देवता का प्रभाव पड़ा जमीन के ऊपर, वहां पर जो केमिकल कॉम्बिनेशंस तैयार हुए, वहां से जो रत्न निकला वो पन्ना था, ग्रीन एमरल्ड। अब आपको एक रत्न एक पर्टिकुलर कलर का क्यों नजर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो एक पर्टिकुलर कलर का इसलिए नजर आता है क्योंकि जब सूर्य की किरणें उस पर्टिकुलर केमिकल मटेरियल पर पड़ती हैं तो वो कलर फॉर्म करती हैं। जैसे अगर ग्रीन एमरल्ड यानी कि पन्ने पर
राइट, उसके ऊपर सूर्य की किरणें या लाइट पड़ेगी तो उसकी रिफ्लेक्शन में ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होगा, मूंगा में रेड कलर रिफ्लेक्ट होगा, पुखराज में पीला, नीलम के अंदर नीला रंग। सो बेसिकली अगर आप ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, और बहुत से क्रिएचर्स इस दुनिया में ऐसे हैं जो कलर ब्लाइंड हैं, राइट, दे कैन नॉट सी कलर, उन लोगों के लिए रतन जो है एक नॉर्मल कलर का रतन होगा। दे वुड नेवर एबल बी एबल टू डिफाइन कि वो क्यों और किस कलर का और किस प्लेनेट का वो रतन है। तो इसलिए मनुष्य जाति के लिए, केवल मनुष्य जाति के लिए हमारी धरती माँ बहुत से रतन लेकर बैठी है, राइट। तो वहां से हमें ये प्रेरणा मिली कि हमारे लाइफ में अगर जेमस्टोन्स या रतन हमारे जीवन में आते हैं तो कहीं ना कहीं पर वो अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। दे आर बाउंड टू गिव गुड रिजल्ट्स इन लाइफ इफ दे आर प्लान्ड इन अ वेरी नाइसर वे, और उस प्लानिंग के साथ अगर रत्नों को धारण किया जाए। तो आपको साइंटिफिकली पता लगा कि कौन सा पर्टिकुलर रतन कौन से कलर का होता है, और वो लाइट रिफ्लेक्ट करने के कारण आपको उस कलर का नजर आता है, राइट। अब उसमें कुछ केमिकल बॉन्ड्स भी होते हैं, कलर थेरेपी भी होती है, प्लैनेट्स का इफेक्ट भी होता है, उपरतन भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो हमारे 9 प्लैनेट हैं उनके रत्नों के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले सूर्यदेव। सूर्यदेव के लिए जो रत्न धारण किया जाता है वो माणिक है, रूबी, राइट। तो अगर सूर्यदेव की एनर्जी को आप अपने लाइफ में यूटिलाइज करके बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सूर्यदेव की स्पेशल एनर्जी आप तक पहुंचे, उसका जो मीडियम होगा, राइट, उसका जो सोर्स होगा आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ, वो रूबी या मानिक स्टोन होगा। जस्ट लाइक यू हैव अ सिम इन द फोन, राइट। अब सिम क्या करता है? सिम बेसिकली जो आपके एयर सिग्नल्स हैं उनको एनवायरनमेंट से खींचकर आपके पास ले आता है आपके फोन के अंदर, और उन पर्टिकुलर बैंडविड्थ से आप दूसरे लोगों के साथ बात कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द जेमस्टोन्स वर्क। तो सूर्य के लिए जो रत्न है वो माणिक है, रूबी है। इसी प्रकार अगर आप चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के लिए जो रत्न है वो मोती है, राइट। इसी प्रकार मंगल, मार्स के लिए जो रत्न है वो रेड कोरल है, यानी कि मूंगा। इसी प्रकार बुध के लिए जो रत्न है वो है ग्रीन एमरल्ड, पन्ना। बृहस्पति देव के लिए, जुपिटर के लिए जो रत्न है वो है येलो सफायर। शुक्र देवता के लिए बहुत से रत्न हैं। एट दी हाईएस्ट लेवल जो शुक्र का रत्न है वो हीरा है या व्हाइट सफायर है, ओपल भी धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार शनि देव के लिए जो रत्न है वो नीलम है, और राहु के लिए गुमेर, और केतु के लिए लसुनिया यानी कि कैट्साइट। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ जेमस्टोन्स। देखिए, वैसे तो जो जेमस्टोन्स हैं ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा प्रकार के जेमस्टोन्स जो हैं इस दुनिया में अवेलेबल है, लेकिन प्राइमरीली हम ये जो रत्न है 9 ग्रहों के, उनको यूज किया जाता है। मैं आपको कुछ ऐसे रत्नों के बारे में जानकारी दूंगा जिनके बारे में आपने पहले सुना नहीं होगा, और वो आपके जीवन में चमत्कारी रिजल्ट दे सकते हैं अगर हम कॉम्बिनेशंस को आपकी कुंडली के अंदर समझ जाएं, ठीक है। तो देखिए, अब मैं सबसे पहले मैंने आपको रत्नों का बताया, आज हम बात करेंगे मेष लगन के ऊपर। देखिए, मेष लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में 1 नंबर लिखा है, और 1 नंबर राशि जो होती है वो एरीज होती है, मेष लगन होता है। और यहाँ पर मंगल देवता इस पर्टिकुलर कुंडली के प्राइम मिनिस्टर बने, राइट। इस कुंडली का जो नेतृत्व है वो मंगल देवता करेंगे। मंगल देवता यहाँ पर पहले और 8वें अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और अति योग कारक प्लैनेट हैं। इसी प्रकार इस कुंडली में शुक्र देवता दूसरे और 7वें घर के मालिक बने, और मारक घरों के मालिक होने की वजह से एक मारक प्लैनेट बने, परंतु लघु पराशरी के नियम से द्विमार्कम न मार्कम
के नियम से शुक्र देवता की मारकता यहाँ पर कैंसल हो जाती है। इसी प्रकार 3 नंबर बुध देव को तीसरे और छठे भाव का डिपार्टमेंट यहाँ पर मिला है। ये दोनों संघर्ष, रोग, शोक, कर्जा, बीमारी, ऋण, शत्रु के घर है। तो यहाँ पर जो बुध देवता है वो कहीं ना कहीं एक मारक प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। चंद्र देवता केंद्र का स्थान मिला, अति योग कारक। सूर्य देवता को पंचम भाव का स्वामित्व मिला, अति योग कारक। और यहाँ पर मंगल देवता अष्टम के थे, बृहस्पति नवम भाव के स्वामी हुए, फिर से भाग्य के स्वामी हुए, अति योग कारक हुए। शनि देवता यहाँ पर सम हुए, न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पर उनको 10वें भाव और 11वें भाव का स्वामित्व मिला। और 12वें भाव के स्वामी फिर से जो है बृहस्पति देव हैं। देखिए आज हम बात करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइनलाइज द पॉसिबिलिटीज कि एक रत्न किस तरह से धारण किया जा सकता है। देखिए आज हम यहाँ पर, मैं एक छोटा सा यहाँ पर आपको एक हॉरोस्कोप बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर लगन में राहु है और सप्तम भाव में यहाँ पर केतु है, यहाँ पर शुक्र है और यहाँ पर बुध देवता है, राइट। बृहस्पति जो है वो यहाँ पर बैठे हैं कुंडली के अंदर, और सूर्य देवता जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठे हैं, और मंगल देवता के साथ, मार्स के साथ, राइट। आई थिंक वी आर लेफ्ट विद 1 2 3 4 5 6 7 एंड we have moon which is left. So moon is here, it is debilitated, right? We have sun, moon, Mars, and we have Jupiter, and we have Mercury, we have Rahu, we have Ketu, and we left with Saturn, और Saturn जो है यहाँ पर आपके बैठे। तो ये एक एग्जाम्पल है, अ नॉर्मल एग्जाम्पल, जहां पर हम इस कुंडली को देखकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन से रत्न धारण करने चाहिए साइंटिफिकली, राइट। नाउ यूजुअली अगर आप किसी नॉर्मल, अगर आप कंसल्टेशन करते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो सबसे पहले 1 5 9 के जो लॉर्ड्स हैं उनकी पोजीशन देखकर रत्न धारण करने को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं विश्लेषण करना सिखाऊंगा कि किस प्रकार आप विश्लेषण कर सकते हैं। अगर हम 1 5 9 की थ्योरी से जाएं तो यहाँ पर मंगल देवता जो हैं कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। अति योग कारक प्लैनेट जो है जब तीसरे भाव में जाकर बैठ जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि योग कारक प्लैनेट की एक थ्योरी होती है, जहां जाना, जहां बैठना, जहां देखना, वहां पर उस चीज की वृद्धि कर देना। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मंगल देवता जो है तीसरे भाव, जो कि एक संघर्ष का भाव है, वहां पर कहीं ना कहीं वृद्धि करेंगे संघर्ष की। अब आपने, अब किसी भी पोंगे पंडित ने अगर आपको यहाँ पर कोरल या मूंगा धारण करवा दिया, ये कहकर कि आपकी विल पावर इंक्रीज हो जाएगी, आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, तो ऑब्वियसली आंसर इज यस। बट ऑन द सेम टाइम मंगल देवता आपकी कुंडली में संघर्ष को बढ़ा देंगे, स्पेशली अगर मंगल देवता की महादशा, अंतरदशा चल रही हो जीवन के अंदर। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम लेकर आएंगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर 1 5 9 की थ्योरी के बेस के ऊपर आप किसी को रेड कोरल या मूंगा धारण करवा देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप मूंगा धारण करवाते हैं तो पहला घर, तीसरा घर और 8वां घर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि मंगल की यहाँ पर इनकी लॉर्डशिप है। और मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मंगल देवता एक पर्टिकुलर प्लैनेट के नक्षत्र में भी अगर विराजमान है, तो उस प्लैनेट से रिलेटेड घर और उस प्लैनेट से रिलेटेड जो जिस घर में वो प्लैनेट गए हैं वो भी साथ में एक्टिवेट हो जाएंगे। देखिए जब हम एक रत्न, केवल एक रत्न धारण करवाते हैं, तो आप ये सोचिए कि केवल उस रत्न की प्रॉपर्टीज, उस जेमस्टोन की प्रॉपर्टीज एक्टिवेट नहीं होती हैं, वो जिस घर में गया उसका स्वामी कहां पर बैठा है। अब इस कुंडली में देखिए कि इस प्लैनेट में शुक्र जो बुध देवता है
वो यहाँ पर बैठे हैं, और अगर वो 15 डिग्री के आसपास हुए तो देयर आर चांसेस कि वो एग्जॉल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो एग्जॉल्ट हो सकते हैं और विपरीत राजयोग की स्थिति में भी हैं, राइट। अब मान लीजिए कि ऐसे जातक की रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसे जातक की रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने अभी अभी लॉ पास किया है और वो अपना करियर वकालत में एक स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव करियर अपना बनाना चाहते हैं और क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं या बन गए हैं और उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं। उस कंडीशन के अंदर आपको विल पावर की जरूरत है, संघर्ष, क्योंकि केसेस लंबे चलते हैं और केसेस जितना लंबा चलता है टेक्निकली जिसका वो केस है उसके लिए वो प्रॉब्लम है, लेकिन वकील के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता हूं कि वकील जो होते हैं वो केस को जान के लंबा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितना लंबा केस है, जितना स्ट्रॉन्ग केस है, जितना कॉम्प्लिकेटेड केस है, उसको सॉल्व करने में मेहनत ज्यादा लगती है और कमाई भी अच्छी होती है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप यहाँ पर मूंगा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर आप पढ़ाई को लेकर सोचें, या अगर आप इंजीनियरिंग, डॉक्टर, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, तो उन सर्कमस्टांसेस में यहां पर मूंगा रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आप फौज में हैं या कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल, जैसे अगर आप फौज में अगर ऑफिसर भी भर्ती होते हैं तो इनिशियल लेवल में आपको स्ट्रगल अपने लाइफ के अंदर देखने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर नाम कुमार जी कह रहे हैं कि डू यू कंसिडर भाव चलित? 100% वी विल ऑल्सो कंसिडर भाव चलित, और भाव चलित के साथ साथ हम मंगल की पोजीशन नवाबशाह के अंदर और डिविजनल चार्ट्स के अंदर भी देखेंगे। We will also look at the condition of Mars into different divisional charts, और डिविजनल चार्ट्स के अंदर की पोजीशन हमें ये बताएगी कि क्या और किस पर्पस के लिए मंगल है। अब देखिए, यहाँ पर तो मंगल अति योग कारक प्लैनेट होकर संघर्ष के घर में बैठ गए, लेकिन हो सकता है कि नवांशा में वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हों, या दशांशा के अंदर ये वो चार्ट है जो बेसिकली प्रोफेशन के लिए देखा जाता है। आफ्टर डाइसेक्टिंग द 10th हाउस अ चार्ट इज क्रिएटेड व्हिच इज कॉल्ड दशांशा। तो वो दशांशा के अंदर अगर मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है, उनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, योग कारक हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, 100% आप जो है कोरल डलवा सकते हैं। तो आप ये देखिए कि केवल एक रतन को धारण करवाने के लिए हमने कम से कम 7 से 8 कंडीशंस को रिसर्च एंड डेवलप किया है, राइट। सो इट इज नॉट दैट इट इज द लगन लॉर्ड एंड इट इज इन दी अपने अब तीसरे भाव का तीसरा जो घर है उसका कारक भी मंगल होता है कहीं ना कहीं, और तीसरे भाव में जब मंगल आ जाए तो ऐसे इंसानों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, ट्रस्ट मी। और अगर मंगल कंबस्ट ना हो और कहीं ना कहीं मंगल शनि के साथ अगर उसकी युति मैलेफिक के साथ ना हो, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में मंगल इंसान को इस हाईएस्ट लेवल पर विल पावर दे देता है कि सिर्फ अपनी विल पावर से इंसान कोई भी कठिनाई को जो है खत्म करता है और अपने जीवन के टारगेट्स को अचीव करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं कि किस नक्षत्र में वो पर्टिकुलर प्लैनेट बैठा है और उसका नक्षत्र का स्वामी कहाँ है, जिस घर में वो गया उसका स्वामी जो है वो कहाँ पर है, और उस नक्षत्र और उस स्वामी के घर कौन से हैं। तो इनके बाद आपको जो चेक करना होता है नवांशा के अंदर उसकी पोजीशन, नवांशा के बाद आपको चेक करना होता है D9, D10, D60, षष्ठी आंशा। ये सब चार्ट षष्ठी आंशा ओवरऑल एरियाज के लिए है। और अगर आप किसी की डीएनए चेक करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर कुंडली का डीएनए भी होता है, यू मस्ट लुक एट D12 चार्ट। D12 चार्ट में अगर आपके प्लैनेट लगन में कोई नीच है या अस्त है, आप देखना चाहते हैं कि वो आप उसके रत्न धारण कर सकते हैं कि नहीं। अब कभी कभी क्या होता है कि लगन कुंडली के अंदर एक प्लैनेट नीच का बैठा हुआ होता है या अस्त हुआ होता है और आप उसकी दशा में एंटर कर रहे होते हैं। तो जब आप उसकी दशा में एंटर कर रहे होते हैं
तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर आपको कह देते हैं कि आपकी ये दशा या अंतरदशा अच्छी नहीं जाएगी। उन सर्कमस्टांसेस में यू शुड गो टू डिविजनल चार्ट्स, और डिविजनल चार्ट्स में स्पेशली D12 चार्ट, राइट। D12 चार्ट में अगर आप जाकर डिटेल में देखेंगे तो आपको प्लैनेट्स की डिग्निटी जो है वो D9, राइट, प्लस D12 चार्ट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, और अगर विवाह के लिए वो प्लैनेट है और विवाह की सिचुएशन बनी हुई है, स्पेशली यू शुड लुक एट D9 चार्ट। एंड इफ इट इज रिलेटेड टू प्रोफेशन तो D12 के साथ आपको D10 चार्ट का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको उसका विश्लेषण करना होगा। अगर आप ये विश्लेषण करते हैं और इन सब चीजों को ध्यान में रखकर मंगल की पोजीशन इन पर्टिकुलर चीजों के अंदर देखकर अगर आप रत्न धारण करवाते हैं, 100% आपको रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेंगे। अब यहां पर जो दूसरा घर है, इसके स्वामी बने शुक्र देवता। अब शुक्र देवता यहां पर मारक कहलाते हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर जो है उसको मारक बिल्कुल स्पष्ट रूप से हाईएस्ट लेवल का मारक प्लेनेट कह देते हैं, क्योंकि दूसरा और सातवां भाव एक मारक भाव है, एक मारक घर है। और अगर शुक्र देवता को दूसरे और सातवें घर की लॉर्डशिप मिली है तो ऐसी कंडीशन के अंदर मेष लगन वालों को हीरा, ओपल, व्हाइट सफायर, जरकॉन, ये सब रत्नों को धारण करने के लिए मना किया जाता है। देखिए इस कंडीशन में, इस एग्जाम्पल में शुक्र देवता चौथे भाव में आकर बैठ गए हैं। अब चौथा भाव क्या है? कंफर्ट्स का है, आपका गाड़ी, वाहन, आपकी जितनी भी लाइफ में लग्जरीज हैं, आपकी जो रॉयल लाइफ है, वो हम चौथे भाव से, कंफर्ट के भाव से देखते हैं। अब इसका स्वामी चंद्रमा जो है वो अष्टम में नीच का होकर बैठा है। अब यहाँ पर शुक्र देवता मारक घरों के स्वामी बने और चौथे भाव में आकर बैठ गए, तो ऐसे जातक के लाइफ में गाड़ी, भूमि, वाहन की कमी नहीं होगी, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर एज के बाद ये सारी चीजें मिलनी शुरू होंगी। और शुक्र की अंतरदशा, महादशा के लिए आपको बृहस्पति, शुक्र देवता के नक्षत्र को चेक करना होगा, कौन से नक्षत्र में शुक्र देवता बैठे हैं और उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां पर बैठा है। तो मान लीजिए इस कुंडली में जो शुक्र देवता है वो कहीं ना कहीं मान लीजिए अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं। अश्लेषा के स्वामी जो होते हैं वो बुध देव होते हैं, और बुध देव यहाँ पर एग्जॉल्टेड है। 100% मैं आपको 100% एक यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि आप जातक को हीरा, ओपल या व्हाइट सफायर या फिर अमेरिकन डायमंड, जरकॉन आप डलवा सकते हैं, लेकिन कहां पे डलवाना है? आपको शनि की फिंगर में डलवाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका एस्पेक्ट जो है शनि देव पर होगा, और शनि देव यहाँ पर न्यूट्रल है, और शनि देव के लिए जो शुक्र देव है उनके गुरु हैं। तो देखिए इतना डीप आपको कॉम्बिनेशन बनाकर उस नक्षत्र का लॉर्ड देखकर, और क्या रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आप गाड़ी लेना चाहते हैं, राइट, और बड़े सालों से आप एक पर्टिकुलर गाड़ी के पीछे पड़े हुए थे, कभी फंड्स की प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी बैंकिंग से हेल्प नहीं मिलती थी, कभी हौसला नहीं बढ़ता था, कभी कोई बड़ा बुजुर्ग जो है उसको ना कर देता था। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में केवल शुक्र का थोड़ी देर के लिए रत्न धारण करने से आपके जीवन में वो वाहन, वो सुख, वो सुविधा जो है आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको अट्रैक्ट करती है एनर्जी। शुक्र की जो एनर्जी है, इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ वेरी रॉयल एंड वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी रोमांटिक लाइफ। तो वहां पर शुक्र देवता इस प्रकार का योग बनाएंगे और आपको रिजल्ट 100% दे देंगे। तो आप केवल मारक की थ्योरी को देखकर ये चीज नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर शुक्र देवता का रत्न ना धारण करवाएं। ये सरासर गलती होगी, अन्याय होगा, क्योंकि जो लग्जरीज उस जातक के जीवन में होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं आपने उनको रोक दिया और उसमें आपने बाधा क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से जो उसको मिलना चाहिए था प्रोबेबली वो नहीं मिला। सी ऑल्दो एवरीथिंग इज फिक्स्ड, लेकिन एक पर्टिकुलर रत्न
जो है लाइफ में पॉसिबिलिटीज को एनहेंस कर सकता है। जो परमात्मा ने हमें 10% फ्री विल हमारे जीवन में दी है, उस फ्री विल को हम रत्नों के द्वारा अपनी लाइफ को एनहेंस कर सकते हैं। और यहाँ पर अगली बात करेंगे बुध देव की। अब बुध देव यहाँ पर तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और मारक प्लेनेट कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनको दोनों घर जो हैं वो एक बुरे घर मिले हैं। तीसरा भाव जो होता है संघर्ष का होता है, जो एक्स्ट्रा मेहनत आप जीवन में करते हैं उसका घर होता है। और छठा भाव रोग शोक कर्जा बीमारी। और यहाँ पर देखिए तीसरे और छठे भाव का स्वामी छठे भाव में आकर बैठ गया, और अगर उसमें डिग्री वाइज बलाबल है 15 डिग्री के आसपास है, तो बुध देवता जो है यहाँ पर उच्च के माने जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर मारक प्लैनेट है और उच्च का होकर छठे भाव में बैठ गया है। अब यहाँ पर जब छठे भाव पर आकर बैठ गया प्लैनेट, तो आप ये देखें कि ये विपरीत राजयोग की स्थिति में है। अगेन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दी नक्षत्रा। इस प्लैनेट की डिविजनल चार्ट्स के अंदर क्या डिग्निटी है, कहां पर D10, D9, D12, D24, D60, ये सब डिविजनल चार्ट्स हैं। इनमें जाकर आप इसकी पोजीशन को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। और अगर आपको ऐसे कॉम्बिनेशन, कैसे कॉम्बिनेशन, मान लीजिए यहाँ पर एग्जॉल्ट है और D9 में भी बहुत अच्छे सिचुएशन में बैठे हैं, और D24, D10 के अंदर योग कारक बनकर कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पे बैठे हैं जहां पर चमत्कारी रिजल्ट दे सकते हैं, तो मेष लगन के अंदर भी पन्ना धारण करवाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक कैच है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक टीचर है, गवर्नमेंट जॉब, कम्युनिकेशन, स्पोकन इंग्लिश के टीचर हैं और गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, MA BEd इंग्लिश की हुई है, और यहाँ पर उनको बृहस्पति की जरूरत है। बृहस्पति जो है इस कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं नीच के होके बैठ गए हैं और वो 10वें भाव में है। अब यहाँ पर बृहस्पति का रत्न हम नहीं धारण करवा सकते, क्योंकि भाग्य के स्वामी कर्म स्थान में जाकर नीच के होके बैठ गए, तो 10th हाउस की नीचता को एनहेंस करेंगे वो, क्योंकि वो योग कारक हैं। ऐसे सर्कमस्टांसेस में मान लीजिए कि बुध की पोजीशन भी नवांशा के अंदर अच्छी नहीं है, तो एक स्पेशल जेमस्टोन आता है अलेक्जेंड्राइट। आपने पहले शायद इसका नाम ना सुना हो, अलेक्जेंड्रा या अलेक्जेंड्राइट। उसमें बृहस्पति देव और बुध देव का कॉम्बिनेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ दैट जेमस्टोन। वो आपको प्रोफेशनली, मॉनेटरली, पैसे वाइज, नेम वाइज, विजडम वाइज, कम्युनिकेशन वाइज, इन सब चीजों को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जा सकता है। अब यहाँ पर जो नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सामने आई है कि भारत के अंदर बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को इस पर्टिकुलर जेमस्टोन का नाम भी नहीं पता है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की गई। हमारा जो पूरा लाइफ है वो केवल उन 9 रत्नों के आसपास ही घूम रहा है। बहुत से ऐसे रत्न हैं जो 2 प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन या 3 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से भी निकलते हैं और वो अवेलेबल है। और अगर उन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाए और उनको धारण किया जाए, तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट आपको जीवन में मिल जाएंगे। अगेन everything will depend on what is the requirement, what is the need of the situation, right? उस particular situation की जरूरत क्या है। यहाँ पर शिव शर्मा जी पूछ रहे हैं कि रत्ती कितनी होनी चाहिए। देखिए, when it comes to रत्ती और कैरेट, see my priority is, मैं कभी बड़ा जेमस्टोन या बहुत ज्यादा रत्ती या बहुत ज्यादा कैरेट में विश्वास नहीं रखता हूँ as per my experience। चाहे जेमस्टोन छोटा सा ही हो, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी क्लैरिटी और उसका कलर वो एक हाईएस्ट लेवल पे होना चाहिए। केवल छोटा सा 3 या 4 कैरेट का, 1 या 2 कैरेट का। अब देखिए हीरा के अंदर क्या होती है, क्लैरिटी होती है, राइट, कलर होता है, उसका लस्टर होता है, क्रिस्टल होता है। अगर ये क्वालिटीज हीरा में 1 या 1.5 कैरेट के हीरे को आप बहुत महंगा और बहुत बढ़िया मानते हैं, तो क्या 1 या 1.5 कैरेट का पुखराज या ब्लू सफायर, नीलम या कहीं ना कहीं माणिक, राइट, क्या ये चमत्कारी नहीं हो सकता? 100% चमत्कारी हो सकता है, नो प्रॉब्लम।
यहाँ पर वर्तिका भट्ट कह रही है कि सर अगर बर्थ टाइम में 10-15 मिनट का कंफ्यूजन हो तो प्लैनेट चेंज हो सकते हैं क्या? यस, देयर आर चांसेस कि प्लैनेट्स वहां पर चेंज हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि देखिए हर राशि 2 घंटे बाद बदलती है, तो अगर वो बॉर्डर लाइन में जब राशि बदल रही थी 5-7 मिनट का समय था, उस समय अगर आपका जन्म हो गया तो देयर आर चांसेस कि 10-15 मिनट के टाइम पे आपके ग्रह चेंज हो जाए। ऑल्सो नवांशा और डिविजनल चार्ट्स में हमेशा इवन 1 या 2 मिनट में ग्रह जो है डिविजनल चार्ट्स में चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर 100% वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, 100% कैलकुलेट किया जा सकता है। वर्तिका कैसे? आपके लाइफ के इवेंट्स को हम पहले देखें कि जैसे आपसे पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कब की, आपकी शादी कब हुई, राइट, आपके घर में अगर आपने कोई घर की चेंज ली तो वो कब हुई, आपका ब्रदर या सिस्टर आपकी लाइफ में कब आए थे, या वो आपसे बड़े हैं छोटे हैं, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, तो ये सारी चीजें जानकर हम 100% आपका एक्यूरेट टाइम निकाल सकते हैं। इसको टाइम रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को ज्योतिष के अंदर कम से कम 5, 7, 8 साल की प्रैक्टिस के बाद ही जब आपको इवेंट्स की प्रेडिक्शन करनी आ जाए तो आप कर सकते हैं। मैंने अपने लाइफ में कम से कम 1500 से ज्यादा टाइम रेक्टिफिकेशंस की हैं, और जिसमें ये शोध कर हमें पता लगा कि रिवर्स थ्योरी से, यानी कि पास्ट में जाकर पास्ट के इवेंट्स को एक जातक से पूछकर अगर कुंडली पे अप्लाई किया जाए तो इंसान का एग्जैक्ट बर्थ टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंगली रत्न धारण किए जा सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर मेरा 10-15 मिनट का फर्क है। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है, अपना डेट है, राइट, उनके पास एक टेंटेटिव टाइम है, मॉर्निंग का है या आफ्टरनून या इवनिंग का है, अगर वो भी नहीं है तो भी अपने लाइफ के इवेंट्स, राइट, को अगर आप हमें बता देते हैं तो हम उन लाइफ के इवेंट्स को अप्लाई कर देते हैं आपके चार्ट्स, दशाओं, अंतरदशाओं के ऊपर, और पीछे से खंगालना शुरू कर देते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन में विवाह हुआ होगा, कौन से कॉम्बिनेशन में घर बना होगा, कौन से कॉम्बिनेशन में 10वीं 12वीं पास हुई होगी, कौन से कॉम्बिनेशन में ग्रेजुएशन हुई होगी, किस कॉम्बिनेशन में नौकरी मिली होगी। जब 5-6 कॉम्बिनेशन हमें मैच कर जाते हैं तो वहां से टाइम निकल आता है। दिस इज कॉल्ड टाइम रेक्टिफिकेशन। क्या कुछ जेमस्टोन्स पहनना चाहिए? देखिए डिपेंड करता है। वैसे मैं आपको पर्सनली बताऊं 50% कुंडलीज ऐसी होती हैं जिनको जेमस्टोन्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। देखिए यहाँ पर बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेरे से कंसल्टेशंस ली हैं, और मैंने बहुत से लोगों को अपने जीवन में कुछ भी जेमस्टोन सजेस्ट नहीं किया। इट इज नॉट, अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे हैं, राइट, और आपकी कुंडली में बहुत से राजयोग बन रहे हैं, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में you may wear a gemstone, even if you don't wear a gemstone, still it is fine। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, बहुत हाईएस्ट लेवल पे स्पिरिचुअल है, कंप्लीटली वेजिटेरियन है, वीगन है, और आप एक प्योर स्टेट में हमेशा रहते हैं, तो भी आपको जेमस्टोन्स जैसे कैटलिस्ट की जरूरत अपने लाइफ के अंदर नहीं पड़ेगी। यू डू नॉट रिक्वायर gemstones because gemstones work as catalyst। catalyst is something that can be enhanced। तो अगर जेमस्टोन सही डाला है तो वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को एनहांस करते हैं, और अगर आपने कहीं जेमस्टोन गलत डाला हो तो वो नेगेटिविटी को एनहांस करते हैं, बिकॉज दे आर मीडियम बिटवीन द एनर्जी ऑफ द प्लैनेट एंड यू। तो वो एक मीडियम है, एक जिसको रिपीटर कहा जाता है, यू नो, दैट रिपीट्स द एनर्जी इन यू। तो वो एक जेमस्टोन है टेक्निकल और साइंटिफिकल भाषा के अंदर। तो यहाँ पर हम शुक्र देवता और बाद में बुध देवता की बात कर रहे थे, तो शुक्र देवता को हम यहाँ पे धारण कर सकते हैं, बुध देवता को कर सकते हैं इन स्पेशल कंडीशंस, एंड आल्सो वी कैन यूज एलेक्जेंड्राइट, राइट। एलेक्जेंड्राइट एक नया जेमस्टोन मैंने आपको बताया। इसी प्रकार अगर हम सूर्य देवता की बात करें, अब सूर्य देवता यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में जाकर बैठ गए। गिविंग एन एग्जांपल, अब योग कारक थे, संघर्ष बढ़ाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज
आपकी रिक्वायरमेंट है कि कहीं ना कहीं आप अपने ब्रदर को सपोर्ट करना चाहते हैं या अपनी सिस्टर की मैरिज करना चाहते हैं, छोटी बहन है, छोटा भाई है, तो तीसरा भाव कहीं ना कहीं छोटे बहन भाइयों का भी है। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर इवेंट को एक्टिवेट करने के लिए हम आपको जो है सूर्य का रतन फॉर स्मॉल टाइम हम आपको धारण करवा सकते हैं, एंड इट इज बाउंड टू गिव यू गुड रिजल्ट्स in life 100% it will give you good results because यहाँ पर हमने तीसरे भाव के जितने भी सिग्निफिकेंस थी उसको हमने एक्टिवेट कर दिया लाइफ के अंदर। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस है। अदरवाइज अगर मुझे आइडियल कंडीशन में धारण करवाना हो तो यहाँ पर मैं रूबी या मानिक योग कारक होने के बावजूद, त्रिकोण के स्वामी होने के बावजूद, पंचम भाव के स्वामी होने के बावजूद भी नहीं रिकमेंड करूंगा। देखिए आपके उपाय यूज करते हैं सर, आप आई डोंट नो गूगल पे यूज करते हैं, ओके, आई विल गिव यू कैन व्हाट्सएप मी एंड आई विल टेल यू वी हैव डिफरेंट प्रोसेसेस। यू कैन आल्सो लॉग ऑन टू माय वेबसाइट astronavneet.com। सो astronavneet.com पे आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगी सो दैट यू कैन बुक अ कंसल्टेशन एंड देन यू कैन कम टू मी। Now on the same time, we move ahead to the Mercury। मरकरी के बारे में देखिए, यहाँ पर विपरीत याजों की स्थिति में है। अगर मरकरी नहीं डलता तो अलेक्जेंड्राइट डाल सकते हैं। मूंगे के बारे में मैंने आपको बता दिया। बृहस्पति यहाँ पर नहीं डलते हैं क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति जो है योग कारक होके कहीं ना कहीं मारक हो गए। लेकिन अगर बृहस्पति D9 के अंदर अच्छी जगह पर बैठे हों और आपकी शादी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं बृहस्पति या बच्चों के भी सिग्निफिकेटर है, संतान की प्राप्ति के सिग्निफिकेटर जो है वो बृहस्पति देव हैं। सो हियर देयर आर चांसेस कि आप अगर केयरफुली नक्षत्रों को और डिविजनल चार्ट्स को एनालाइज करें तो आप 100% बृहस्पति का भी रतन धारण कर सकते हैं। वन फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू अप्लाई एवरीवेयर, दैट इज वन थिंग। बिकॉज अगर आप वो फॉर्मूला समझते हैं कि ओके केंद्र त्रिकोण थे नीच होके बैठ गए तो हम बृहस्पति का रतन धारण कर लेते हैं, इसकी नीचता खत्म हो जाएगी, ये गलत होगा। उसकी नीचता एनहेंस हो जाएगी, उसकी नीचता बढ़ जाएगी। और यहाँ पर शनि देव जो है छठे भाव के अंदर जाकर बैठ गए तो यहाँ पर रोग, कर्जा, ऋण बढ़ा सकते हैं, लेकिन दुश्मनों पर हमेशा विजय करवाएंगे। आपके दुश्मन आपके सामने कभी भी ठहर नहीं पाएंगे और आपकी हमेशा विजय होगी। लेकिन अगर आप कोई कोर्ट केस फाइल कर रहे हैं या कोर्ट केस लड़ रहे हैं या लीगैलिटीज में फंसे हुए हैं, केवल उन्हीं सर्कमस्टांसेस के अंदर आप यहाँ पर शनि का रतन धारण करें, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड। ऑन द सेम टाइम यहाँ पर आपको ये भी एक कंसिडर करना है कि इसकी लगन के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है। अगर लगन के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो तो वो रतन धारण करना एक एडवांटेज होती है, लेकिन अगर लगन के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है सो देन इट इज अ माइनस पॉइंट। जस्ट लाइक वी डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वियरिंग अ जेमस्टोन। सो उसमें you can take it as a positive point if उनकी फ्रेंडशिप है लगन के साथ। इन केस उनकी एनिमिटी है तो अंडर दो सर्कमस्टांसेस देयर इज वन नेगेटिव व्हिच इज एडेड। बट अगेन वी कैन टेक रिजल्ट फ्रॉम सैटर्न इफ यू आर इनटू सम लीगल प्रॉब्लम। अगर आप लीगैलिटीज में फंसे हैं, देयर इज एनी लीगल प्रॉब्लम, देयर इज अ केस, देयर इज अ डिस्प्यूट जिसमें आप फंसे हुए हैं, सैटर्न को एनहांस करने से आप वो केस जीत जाएंगे। यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट डिस्प्यूट। और इफ देयर इज अ फैमिली डिस्प्यूट, राइट, कभी कभी प्रॉपर्टीज को लेके फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उन चीजों को देखकर भी हम ये सैटर्न का रतन यहाँ पर नीलम धारण किया जा सकता है। बट लेट मी टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो रतन हम धारण करेंगे इट विल बी अ टेम्परेरी फेज। यू कैन नॉट से कि यहाँ पर जो शनिदेव का अगर आपने महंगा एक नीलम ले लिया तो आप होल लाइफ उसको डाल सकते हैं। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। But of course you can wear it. There is not, I mean there should not be a straight no. यहाँ पे बिल्कुल सीधी ना नहीं है। तो देखिए इस तरह से जब आप कुंडली का विश्लेषण करते हैं डिविजनल चार्ट्स को साथ में रखकर, नक्षत्रों के लॉर्ड किस घर में है और वो कौन से घरों को एक्टिवेट करते हैं, जहां पर प्लैनेट बैठा है उसका राशि का लॉर्ड यानी कि डिपॉजिटर
वो कहां पर बैठा है और कौन से घरों को एक्टिवेट कर रहा है। अगर आप इन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस को आप एकदम से एक जगह पर रखकर आप एक स्टेटमेंट बनाकर किसी को दे सकते हैं, अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि इतने सारे कॉम्बिनेशंस में से आप एक फाइनल रिजल्ट निकाल के किसी को दे सकें, आप अपने जीवन में रत्नों का चयन बिल्कुल एक्यूरेट कर किसी की जीवन को 100% बदल सकेंगे। इस बात की गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट, तो ये मेरा एक विश्लेषण था जेमस्टोन्स इन मेष लग्न। मेष लगन वाले लोगों के लिए किस प्रकार जेमस्टोन्स का विश्लेषण किया जाता है। तो मैं कल फिर से हाजिर होऊंगा नई वीडियो लेकर। बहुत बहुत प्यार आप लोगों ने दिया है, बहुत सम्मान आप लोगों ने दिया है। मेरी गुरु दक्षिणा, छोटी सी गुरु दक्षिणा है, जरूर देके जाइएगा और अपनी मर्जी से दीजिएगा। अगर आपके मन में आवाज आए कि इसने सही कहा है और हमें ये शेयर करना चाहिए, तो एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे ही वीडियो खत्म होगी, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। Till then, हरे कृष्ण।